दिस इज रिचा सिंह राजपूत। वेलकम टू लर्निंग होम क्लासेस। चलिए आज पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का। क्या है? एनसीईआरटी है। क्लास 6 का हमारा एनसीईआरटी का ज्योग्राफी है। ठीक है, इसमें पहला चैप्टर हमारा है कंटेंट। पहले देख लेते हैं। एनसीईआरटी है क्लास 6 का ज्योग्राफी का। इसमें हमारा कंटेंट है। पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। नेक्स्ट है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। थर्ड चैप्टर है पृथ्वी की गतियां। फोर्थ चैप्टर में हमको मैप पढ़ना है। फिफ्थ में पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। सिक्स चैप्टर में है हमारा देश भारत। इतने चैप्टर हमको क्लास 6 के ज्योग्राफी में एनसीईआरटी में कवर करने हैं। ठीक है, चलिए आते हैं चैप्टर फर्स्ट पे। ठीक है, पहला चैप्टर का नाम क्या है? सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल क्या है? सूर्य सहित जितने भी ग्रह उपग्रह जो भी है वो सारे हमारे सौर मंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है? सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, तो इसमें हम एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं। ठीक है, सूर्यास्त के बाद आकाश गंगा को देखना कितना अच्छा लगता है। ठीक है, यहाँ कुछ खास नहीं है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं। जब हम शाम जैसे ही शाम होता है तो हम लोग क्या देखते हैं? एक दो ही कुछ कुछ डॉट डॉट जैसे आसमान में हमको चमकीले कुछ दिखाई देते हैं, बिंदु जैसे। लेकिन बाद में इनकी संख्या क्या होती है? जैसे जैसे रात होगा उसमें क्या होता है? उसकी संख्या में जो हमको बिंदु दिखाई देता है चमकता हुआ, वो बाद में लगेगा कि बहुत सारे पूरे आसमान में छा गए हैं। ठीक है, आगे है आप उनकी गणना नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या है? सारे तारे हैं और उसको हम काउंट नहीं कर सकते, जो अनगिनत बाद में दिखाई देने लगते हैं। स्टार्टिंग में तो एक दो ही बिंदु दिखाई देते हैं इवनिंग के टाइम में। जैसे जैसे रात होता है वो बिंदु जो चमकते हुए बिंदु हैं, यानी कहने का मतलब जो तारे हैं आसमान में काफ़ी बढ़ जाते हैं। ठीक है, संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानव आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना यानी जितने भी तारे हैं जो आकाश में टिमटिमाते हैं, उनके टिमटिमाने की जो क्या बोले कहा जाए कि वो एक जैसे नहीं, कुछ धुंधले होते हैं, कुछ ज़्यादा चमकीले होते हैं। उनकी जो टिमटिमाहट होती है एक समान नहीं होती है, कुछ डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। अच्छा, रात में चमकीली वस्तु यानी वो टिमटिमाता हुआ तारा हम आकाश में देखते हैं, जो कि हम काउंट नहीं कर पाते। उसके साथ उसमें एक चंद्रमा भी दिखाई देता है नाइट के टाइम में आकाश में। ठीक है, यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। पूर्ण चंद्र को एक महीने में कितने बार देखा जा सकता है? एक महीने में एक बार ही देखा जा सकता है। ठीक है, यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। जो पूर्ण चंद्र जो कि महीने में एक बार ही दिखाई पड़ती है उसे पूर्णिमा या पूर्ण चंद्रमा वाली रात कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? पूर्णिमा किसे कहते हैं? एक पूर्ण चंद्र जो कि हमको महीने में एक बार दिखाई देती है उसे पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या हो जाती है। ठीक है, 15 दिन के बाद वो हमको पूर्ण चंद्र नहीं दिखाई पड़ता है और हमको क्या दिखाई पड़ता है? ये जो नया चंद्रमा की रात्रि जो होती है उसे अमावस्या कहा जाता है, जिसमें पूर्ण चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ता है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। आगे आते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा व इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? क्यों नहीं देख पाते? क्या है? सूरज के प्रकाश की वजह से ये सब क्या होता है? दिन में दिखाई ही नहीं देता है। कह रहे हैं कि ये जो दिन के समय में चंद्रमा में ये छोटी चमकीली वस्तुएं, कहने का मतलब जो तारे होते हैं वो क्यों नहीं दिख पाते? क्योंकि सूरज के बहुत तेज प्रकाश की वजह से दिन में ये नहीं दिख पाते हैं। ठीक है, कौन नहीं देख पाते हैं? चंद्रमा और हमारा क्या है जो तारे हैं वो सारे दिन में नहीं दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि दिन में क्या होता है? सूरज का बहुत तेज प्रकाश होता है। ठीक है, लेकिन पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिन में भी तारे देखे जा सकते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात में के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। वहीं तारे जो है, चंद्रमा है, वो सभी रात में ही दिखाई देते हैं, दिन में नहीं दिखाई देते। इसके क्या कारण है? क्योंकि दिन में जो सूर्य का प्रकाश क्या होता है, अत्यधिक तेज होता है, जिस वजह से हम उसको उन सारी चीजों को नहीं देख पाते हैं दिन में। ठीक है, आगे सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? हेवनली बॉडीज। ठीक है, वो सारी चीज जो रात के समय आसमान में दिखाई पड़ते हैं, जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, तथा क्या होता है, वो सारी चीजें जो रात के समय आसमान में चमकती दिखाई देती है, उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? पूर्णिमा क्या होती है, अमावस्या क्या होता है। अब तक इतना पूरा यहाँ तक नोटिस करने वाली चीज, लिखने वाली ये 3 बातें होती है कि पूर्णिमा लगभग 1 महीने में चंद्रमा को देखा जा सकता है, जिसको पूर्णिमा बोला जाता है। अमावस्या 15 दिन के बाद वो पूर्णिमा व इन पूर्ण चंद्रमा को नहीं देखा जा सकता, जिसको अमावस्या कहा जाता है। और खगोलीय पिंड वो सारी चीजें जो रात के दौरान हम लोग आकाश में देख पाते हैं, वो सारी खगोलीय पिंड है। और दिन में हम उन सारी चीजों को नहीं देख पाते क्योंकि सूर्य का प्रकाश ज्यादा तेज होने के कारण वो सारी चीजें जो रात में चमकते हुए प्रतीत होती है वो नहीं देख पाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं और गर्म होते हैं। ठीक है, ये गैसों के बने होते हैं, इनके पास अपने ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। कहने का मतलब क्या? कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के, सूर्य जो है वो बड़ा आकार का होता है, गर्म होता है और गैसों का बना होता है, हीलियम और हाइड्रोजन गैसों का बना होता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं। तो कुछ खगोलीय पिंड, जैसे कि एग्जाम्पल में हम सूर्य को ले लेते हैं, बहुत बड़े आकार में होते हैं प्लस गर्म भी होते हैं और इनमें ये गैसों के बने होते हैं। कौन से गैस? हीलियम और हाइड्रोजन के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, इसमें खुद का हीट होता है और क्या होता है? लाइट होता है। सन के पास क्या है? सन एक क्या है? स्टार है, तारा है और इसका खुद का अपना प्रकाश और ऊष्मा होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, ज्यादा ही अमाउंट में उसको क्या करते हैं? निकालते हैं, इमिट करते हैं, जिसे क्या बोल सकते हैं? उसे हम तारा बोल सकते हैं। ठीक है, और सूर्य एक तारा है। ये सारे तारों के लक्षण हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। आ गया कि वो तारा किसे कहते हैं? वे जो बहुत बड़े आकार में होते हैं, गर्म होते हैं, जिनके पास खुद का ऊष्मा और प्रकाश होता है और वो ज्यादा अमाउंट में क्या करते हैं? प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तारा बोलते हैं। ठीक है, सूर्य भी क्या है? एक तारा है। सन क्या है? प्लेनेट है, सैटेलाइट है या स्टार है? स्टार है। सन एक स्टार है। आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। आते हैं आगे। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। रात में जो अनगिनत तारे हैं जो चमकते हैं रात के टाइम में, वो भी सूर्य के समान ही है, बट वो हमसे काफी दूर है, जिस वजह से हम उसको छोटे छोटे देख पाते हैं। जब हम धरती से, पृथ्वी से देखते हैं आसमान में, तो बहुत छोटे छोटे तारे दिखाई देते हैं, जबकि वो पृथ्वी से देखने पे दूरी की वजह से इतना छोटे दिखाई दे रहा है, जबकि वो तो साइज में सन के समान है, सूर्य के समान है। ठीक है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उसकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। है किसके समान? सूर्य के ही समान है वो सारे तारे जो हम रात में चमकते हुए देखते हैं। आपने वैसे ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं क्या दिखाई देती है, यानी दूरी से देखने पर बड़ा चीज भी क्या दिखाई देता है? छोटा दिखाई देता है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है? वास्तव में वो साइज में बड़ा होता है, लेकिन ज्यादा ऊंचाई होने की वजह से, ऊंचाई पर उड़ने की वजह से वो हम लोग को छोटा प्रतीत होता है। अब आते हैं आगे। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह, बहुत सारे हम लोग स्टार्स के पैटर्न देखते हैं, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ये रहा हमारा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 है यहाँ पे, यानी 7 तारों के समूह को सप्तऋषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्तर्षि। ठीक है, क्या बोलेंगे? सप्तऋषि, यानी 7 तारों का समूह।
तो जो एक तारे जो होते हैं वो तो स्टार तो पूरा आकाश में दिखाई देते हैं, जब वो एक जगह झुंड में होते हैं, अब यहाँ से इसको इसकी तरफ देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमको ध्रुव तारा जो कि एक नॉर्थ साइड में हमेशा नॉर्थ में ही होता है, ठीक है। और 7 तारों का समूह सप्तऋषि यानी 7 तारों का समूह, तो जब झुंड में दिखाई देंगे तो उनका कोई ना कोई पैटर्न बनेगा, ठीक है। जैसे अर्सा मेजर हो गया, बिग बियर हो गया, ठीक है, सप्तऋषि हो गया, ये सारे क्या हो गया, अर्सा मेजर होता है, अर्सा माइनर भी होता है, ठीक है। ये सारे कोई ना कोई तारे जो होते हैं जब झुंड में रहते हैं तो कोई ना कोई पैटर्न जैसा प्रतीत होते हैं, जिसका कोई ना कोई नाम दिया गया उस पैटर्न को, ठीक है। तो ये जब तारों के समूह को क्या बोला जाता है, नक्षत्र मंडल। क्या बोला जाता है, नक्षत्र मंडल। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अब पूछा जाएगा नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, तो तारों के विभिन्न समूहों को जो कि एक विविध आकृतियों में दिखाई देते हैं उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं, या तारों के विभिन्न समूहों को क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल, ठीक है। जैसे एग्जांपल में अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अब अर्सा मेजर क्या है, तारा है या नक्षत्र मंडल है, उसे हम नक्षत्र मंडल बोलेंगे, ठीक है। नक्षत्र मंडल के एग्जांपल में हमारा अर्सा मेजर या बिग बियर है। तारा के एग्जांपल में लिया जाए तो हमारा सन है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। अब बहुत आसानी से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली दिख रहा है, दूर से कोई भी देखेगा तो 7 तारा एक जगह पड़ा हुआ है, यानी 7 स्टार्स का ग्रुपिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो एक साथ 7 तारे हैं जिसको हम लोग सप्तऋषि बोल सकते हैं, ठीक है। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का एक भाग है। अर्सा मेजर का ही ये भाग है, कौन सा, सप्तऋषि। 7 तारों का जो समूह है ये हमारे अर्सा मेजर का ही एक पार्ट है। अपने परिवार या पड़ोसी में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वो आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो इनके बारे में बिना पढ़े काफ़ी ज़्यादा, जो पहले के बुजुर्ग लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा इस बारे में, नक्षत्र के बारे में, तारों के बारे में, सप्तऋषि के बारे में, ध्रुव तारा, क्योंकि पहले तो समय का, दिशा का कोई ज्ञान ही नहीं हुआ था। तो लोग क्या करते थे, जो भी नाविक जो कि रात्रि के दौरान वो लोग क्या करते थे, पार करते थे नाव से, तो इनका सहारा लेते थे ध्रुव तारा का, क्योंकि ध्रुव तारा से ही बाकी दिशा का वो लोग डिटरमाइन कर लेता था। लोग बाकी दिशा को पता करने के लिए कि कौन सा पूरब है, कौन सा एक दिशा, जो कि ध्रुव तारा का देखकर, कौन सा तारा, ध्रुव तारा, जो कि हमेशा उत्तर दिशा में ही होता है, उसको देख के बाकी दिशा का पता लगाया जाता था प्राचीन समय में, ठीक है। तो वही प्राचीन टाइम के लोग यानी जो बुजुर्ग होते हैं उनको ये जो क्या बोलते हैं, हमारा नक्षत्र है, नक्षत्र मंडल है, तारा है, सप्तऋषि है, उनको इस सब के बारे में गहरा अध्ययन होता है, ठीक है। क्लियर हुआ हमारा पाठ यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे, ठीक है। पहले के लोग जो रात में कहीं जाता था लोग, तो दिशा का निर्धारण, दिशा का पता कैसे करता था लोग, तारों से। वो कौन सा तारा था जो उत्तर दिशा में हमेशा रहता था, उसे ध्रुव तारा कहते हैं, ठीक है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। अब सप्तऋषि की सहायता से हमने किसको देखा, यहाँ से हम सप्तऋषि की तरफ देखेंगे, वहां से ठीक सामने उत्तर दिशा में हमको क्या दिखाई देगा, ध्रुव तारा दिखाई देगा, ठीक है। चित्र 1.1 में आप देख सकते हैं, हमने चित्र 1.1 को दिखाया यहाँ पे, ठीक है। देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची दे, ये काल्पनिक रेखा खींचा गया है, ठीक है। ये 7 तारे हैं, सप्तऋषि हैं, और इसके संकेतक तारे जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से देखने पे हमको उत्तर दिशा की तरफ क्या दिखाई दे रहा है, एक ध्रुव तारा। सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ये ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। जैसे ये काल्पनिक रेखा यहाँ से इंगित किया गया है, ठीक है। ये हमारा ध्रुव तारा है, ये हमारा सप्तऋषि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। तारामंडल तो हमने देख लिया कि तारामंडल ध्रुव तारा को दिखाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं।
ठीक है। वैसे खगोलीय पिंड, अब पूछा जाए ग्रह किसे कहते हैं, ठीक है, तो वैसा खगोलीय पिंड जिनका खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, वो दूसरों से प्रकाशित होते हैं, यानी तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उनसे ऊष्मा लेते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रह कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रह। ग्रह जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्लेनेट बोलते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। प्लेनेट किससे बना है ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, कहने का मतलब ग्रह वो खगोलीय पिंड होता है जिसका खुद का प्रकाश नहीं होता, वो दूसरे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और ये इसको अंग्रेजी में प्लेनेट बोलते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना हुआ है हमारा प्लेनेट। और ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई का मतलब अर्थ होता है परिभ्रमक, जिसका मतलब चारों तरफ घूमने वाला। यानी ग्रह क्या करते हैं, चारों तरफ घूमते हैं। किसके, सूर्य एक ग्रह है, सूर्य एक तारा है, और इसके चारों तरफ घूमने का काम ग्रह का होता है। टोटल 8 ग्रह है, 8 प्लेनेट हैं। ये सारे 8 प्लेनेट जो होते हैं वो सन, एक स्टार है, सन का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, यानी उनका परिभ्रमण करते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। पृथ्वी भी क्या हमारा एक ग्रह है। टोटल 8 ग्रह कौन कौन है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। कौन, हमारी पृथ्वी भी, जिस पे पूरा दुनिया बसा हुआ है, ये भी एक ग्रह है, और ये अपना पूरा प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से लेता है। कहाँ से प्राप्त करता है, सूर्य से, क्योंकि सूर्य क्या है, तारा है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा सूर्य। ठीक है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पे, ठीक है, जब हम चंद्रमा पे जाएंगे और वहां से अपनी पृथ्वी को देखेंगे तो यह भी चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, यहाँ ध्यान देना है, कुछ रोचक तथ्य है। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले। कौन कौन ऐसे ग्रह है जिसके चारों तरफ छल्ला है, यानी वलय है, रिंग है, तो बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है। ये 3 ग्रह है जिसके चारों तरफ रिंग है, उसको हिंदी में छल्ला बोलेंगे या वलय बोलेंगे। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। ठीक है, जो वो छल्ला होता है, वलय होता है, ये असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टी जैसा होता है। ठीक है, पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। जो उसमें पावरफुल जो रिंग होते हैं, ठीक है, इन किस में, बृहस्पति में, शनि में, यूरेनस में, तो पृथ्वी से हम दूरबीन की सहायता से उसके रिंग को देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। ये हमारा सप्तऋषि हुआ, यहाँ हमारा ध्रुव तारा, सप्तऋषि, और ये 3 कौन कौन सा है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस। ये तीनों के पास क्या है, यानी ये रिंग वाला प्लैनेट है। आगे बढ़ते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, इसमें हमारा क्या है, सन रहा, सन से सबसे नजदीक हमारा रहा मरकरी। मरकरी के बाद क्या है, वीनस यानी शुक्र। शुक्र के बाद हमारा पृथ्वी यानी अर्थ। ठीक है, उसके बाद हमारा ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल के बाद ये हमारा जो आया है, ये क्या है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। यहाँ हमारा क्षुद्र ग्रह दिखाई देगा। 4 ग्रह के बाद, यानी जो आंतरिक 4 ग्रह है, इसके बाद हमारा किसका पट्टी दिख रहा है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी दिखाई दे रही है। यानी इस बृहस्पति और मंगल के बीच में क्या है, बृहस्पति और मंगल के बीच में क्या है हमारा, मंगल यानी मार्स, और ये हमारा जुपिटर, बृहस्पति। इसके बीच में हमको एक पट्टी दिखाई दे रही है जिसको हम क्षुद्र ग्रह बोल सकते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी। पूछा जाए कि किस ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। अब आता है सूर्य से दूरी के अनुसार चलें, तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, उसके बाद हमारा क्या है, मार्स के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद हमारा सैटर्न, उसके बाद है यूरेनस, उसके बाद है हमारा नेपच्यून। ठीक है, ये हमारे क्या है, 8 प्लेनेट है, जो कि क्या है, सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है। सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मरकरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है,
अब ये जो उसके जस्ट नीचे लिखा है, अच्छा, मरकरी यानी बुध, ठीक है, वीनस यानी शुक्र, अर्थ यानी पृथ्वी, जुपिटर यानी बृहस्पति, सेटर्न यानी शनि, यूरेनस यानी अरुण और नेपच्यून यानी वरुण, ठीक है। ये 8 ग्रह हैं जो कि सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग दिखाया गया है। इसमें आगे बढ़ते हैं। ये जो लिखा गया है 58 क्या है, 58, 108, 150, 228, 778, 1427, 2869, 4496। ये क्या है, ये दूरी है, यानी कितना दूरी पे है। अब इस दूरी को किस में मापा गया है, मिलियन में। कितना में, मिलियन में। ये 58 मिलियन है, यानी सूर्य से जो बुध की दूरी है वो 58 मिलियन है। अब शुक्र की पूछा जाता है 108 मिलियन है, ठीक है। और 1 मिलियन इक्वल क्या होता है, 10 लाख। 1 मिलियन यानी दूरी मिलियन किलोमीटर में है ना, तो 1 मिलियन में कितना लाख होता है, 10 लाख होता है। तो ये हमारा 58 मिलियन है, तो इसको हम लोग किलोमीटर में बदलने के लिए 10 लाख से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 58 मिलियन दूर है सूर्य से बुध, और शुक्र हमारा 108 मिलियन दूर है। हमारा जो पृथ्वी है 150 मिलियन दूर है, यानी 15 करोड़। कितना है, 1500 करोड़, ये 15 करोड़। सूर्य से पृथ्वी की दूरी अगर पूछा जाए, सूर्य से पृथ्वी की दूरी तो 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है, यानी 150 मिलियन। और करोड़ में पूछा जाए तो 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी है, ठीक है। ये हमारा रहा सन एक तारा हुआ, और इससे ग्रहों की दूरी कैसी है वो दर्शाया गया। आगे नीचे ध्यान देते हैं। इसमें है पहला बुध। बुध के बारे में कुछ फैक्ट है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण, ठीक है। बुध जो ग्रह है सूर्य का चारों तरफ परिक्रमण 88 दिन 88 डेज में पूरा करता है। कितना दिन में, बुध जो है सूर्य का एक चक्कर यानी सन के ऑर्बिट में वो अपना 88 दिन में कवर करता है। जितने भी प्लेनेट हैं, यानी 8 ग्रह है, 8 ग्रह जो है वो सूर्य का यानी सन का चक्कर लगाता है, ठीक है। तारा है सन, और सन का चक्कर जो लगाता है वो प्लेनेट लगाते हैं, ठीक है। अब प्लेनेट के चक्कर कौन लगाएंगे, सैटेलाइट। तो हम फिलहाल अभी प्लेनेट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो क्या है, बुध है, वो सूर्य का एक चक्कर यानी सन के ऑर्बिट में एक चक्कर लगाता है 88 डेज में, ठीक है। और अपने अक्ष पे 59 डेज में। जितने भी ग्रह हैं वो अपने अक्ष पे घूमते हैं और सूर्य के कक्षा में घूमते हैं, सन के ऑर्बिट में और अपने एक्सिस पे। 8 प्लेनेट है, और 8 प्लेनेट में हर एक प्लेनेट अपने अपने एक्सिस पे चक्कर लगाता है, प्लस सन के ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, ठीक है। तो सब किसी का अपना अक्ष होता है, जितने भी तारे ग्रह है उसका अपना अक्ष होता है, अपने अक्ष पे भी उसको घूमना है, प्लस मुखिया जी के चारों ओर भी परिक्रमा करना है। यानी सौरमंडल का मुखिया तो सन होता है, और सन एक स्टार है, बाकी तो प्लेनेट है यहाँ पे। तो इन सारे प्लेनेट को सन का क्या करना है, रिवोल्यूशन करना है, ठीक है। तो ये उसका परिक्रमा करता है लोग। तो जो बुध है वो 88 डेज में उसका परिक्रमा यानी सन के ऑर्बिट में 88 दिन में घूम लेता है, और अपने अक्ष पे 59 डेज में, ठीक है। बुध जो है, बुध ग्रह जो है यानी मरकरी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ये सूर्य के चारों ओर 88 डेज, ठीक है, क्या याद रखना है, 88 डेज 88 दिन, और अपने अक्ष पे 59 यानी 59 दिन में लगाता है चक्कर। अब आते हैं हम शुक्र के बारे में। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन में। अब शुक्र की बारी है। शुक्र जो है, जो जितना ज्यादा दूर होगा उतना ही ज्यादा उसको टाइम लगेगा मुखिया जी के घर घूमने में। दूर वाले को ज्यादा टाइम लगता है ना आने में। तो ये बुध जो है सन के पास में है, इसलिए इसको कितना दिन लगा, 88 डेज, ठीक है, इनका चक्कर लगाने में। और अपने एक्सिस पे घूमेंगे तो 59 डेज में, ठीक है। अब ये शुक्र थोड़ा दूरी पे है, ठीक है, ये शुक्र जो है हमारा दूरी पे है। तो शुक्र को मुखिया जी का चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है, 255 दिन लगता है। और अपने एक्सिस पे जब ये शुक्र घूमेगा इसको 243 दिन लगेगा, 240 डेज, 243, ठीक है। शुक्र को मुखिया जी यानी सन का चक्कर लगाने में, सन के कक्षा में यानी सन के ऑर्बिट में 255 दिन में चक्कर पूरा करता है, जबकि अपने अक्ष पे, अपने एक्सिस पे शुक्र 243 दिन यानी 240 डेज में अपना रोटेशन पूरा करता है। और सन के ऑर्बिट में रिवोल्यूशन कितना दिन में पूरा करता है,
तो 255 दिन यानी 255 डेज में। अब आता है हमारी पृथ्वी के बारे में। ये सूर्य के चारों एक परिक्रमण यानी सन के मुखिया जी के घर का घूमना कितना दिन में पूरा करता है? ये हमारा जो जितना दूर रहेगा, ये हमारा बुध हो गया, बुध के बाद शुक्र हो गया। अब आता है हमारी पृथ्वी, ठीक है। ये अपने एक्सिस पे तो घूमेगी ही, ठीक है, ऐसे ऐसे घूमेगी, प्लस ये मुखिया जी का ही चक्कर लगाएगी यानी सन के भी चक्कर लगाएगी। तो हमारी पृथ्वी को कितना टाइम लग जाता है सन के ऑर्बिट में अपना एक रिवोल्यूशन पूरा करने के लिए? 365 दिन, 5 घंटा 28 मिनट 56 सेकेंड लगभग, ठीक है। यानी लगभग में माना जाता है 365 दिन 5 घंटे समथिंग, ठीक है, कुछ मिनट कुछ सेकेंड, ठीक है, लगभग 6 आवर्स, 365 यानी 365 डेज, लगभग 6 घंटे, ठीक है। किसको लगता है? पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में, किसका? सन का, यानी सन के ऑर्बिट में इतना 365 दिन 5 घंटे 56 मिनट और 28 सेकेंड के लगभग में चक्कर पूरा करता है। यानी कहने का मतलब 365 डेज 6 आवर लगभग पूरा करता है वो चक्कर लगाने में, किसका? सन का। कौन? हमारी पृथ्वी। और अपने अक्ष पे एक दिन यानी 24 घंटे में पूरा करता है। कितने दिन में? 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम लेती है, जबकि इस मुखिया जी के कक्षा में जाने में, उसका पूरा करने में 365 दिन 6 घंटा लगभग लगाती है। आते हैं पृथ्वी को, हमारा जो पृथ्वी है अपने मुखिया जी का चक्कर लगाता है यानी उनके कक्षा में घूमता है, किसके? सन के। पृथ्वी भी हमारा क्या है? एक ग्रह है। और ये क्या करता है? ये सूर्य का ये भी चक्कर लगाता है। जितने भी ग्रह हैं, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, वो सारे जितने भी हैं वो इस सन का चक्कर लगाते हैं। तो पृथ्वी को कितना टाइम लगता है? पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, लगभग 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, जो 6 घंटे होता है ना, लगभग 6 घंटा, तो हर साल 6 घंटा जोड़ेंगे तो 4 साल पे 24 घंटे हो गया। वो 24 घंटे फरवरी में जाके लीप ईयर का काम करते हैं, यानी एक दिन बढ़ जाता है। हर साल फरवरी 28 दिन का होता है, हर चौथे साल पे फरवरी कितने दिन का होता है? 29 डेज का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीप ईयर। यही 6 घंटा जो होता है हर साल, वहीं बढ़ के एक दिन 24 घंटा पूरा हो जाता है। 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा, 4 साल में 6 घंटा 6 घंटा मिल के हर एक साल पे 6 घंटा जो बढ़ रहा है, वहीं जाके क्या हो रहा है? 24 घंटा यानी एक दिन यानी वहीं फरवरी 29 डे, जिसको लीप ईयर बोला जाता है, ठीक है। और अपने अक्ष पे 24 घंटे यानी एक दिन में पूरा करता है कौन? पृथ्वी। अपना परिक्रमा कितना दिन में करता है? एक दिन में। अपना रोटेशन एक दिन में, रिवोल्यूशन 365 दिन में। अब आते हैं हम मंगल के बारे में। सूर्य के, अच्छा, पृथ्वी के चंद्रमा की संख्या कितनी है? एक चंद्रमा यानी उपग्रह, ठीक है। कौन ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, यानी चंद्रमा नहीं है, मून्स नहीं है? तो बुध के और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। बुध और शुक्र दो ऐसे प्लेनेट हैं जिसके पास कोई ग्रह नहीं है, ठीक है। पृथ्वी के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है, यानी मून। सैटेलाइट को मून्स भी बोलते हैं, वो वाला चंद्रमा वाला मून नहीं, ठीक है। यानी ये चंद्रमा यानी उपग्रह की बात करता है, ठीक है। तो पृथ्वी के पास एक ही है, ठीक है, जिसको हम लोग चंद्रमा बोलते हैं। ये चंद्रमा उपग्रह के बारे में है, ठीक है। उपग्रह की संख्या यानी चंद्रमा की संख्या कितनी है? एक है। मून की संख्या एक है पृथ्वी के पास, यानी सैटेलाइट कितनी है? एक है। और वो कौन है? नेचुरल सैटेलाइट है पृथ्वी का, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट हमारा मून है, ठीक है। और कितने हैं? एक ही है, ठीक है। अब आते हैं मंगल, यानी किसके पास? मार्स के पास। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 687 दिन यानी 687 डेज में सन के ऑर्बिट में, यानी सूरज के कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में मंगल ग्रह को 687 दिन लगते हैं, यानी 687 डेज। जबकि अपने अक्ष पर घूर्णन एक दिन में पूरा करता है। मंगल भी कितना दिन में करता है? एक दिन में पूरा कर लेता है। अपने अक्ष पे कितना दिन में घूम लेता है? एक दिन में, यानी 24 आवर इसको भी लगता है, पृथ्वी को भी एक 24 आवर लगता है। इसके पास चंद्रमा की संख्या यानी उपग्रहों की संख्या कितनी है? 2, फोबोस और डिमोस, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा पड़ेगा इसमें? हमारा डिमोस है। सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाएगा
कि सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह सैटेलाइट कौन है, तो गैनीमीड। गैनीमीड किसका उपग्रह है, बृहस्पति का। ठीक है, बृहस्पति ग्रह का उपग्रह गैनीमीड है जो सबसे बड़ा उपग्रह है, और सबसे छोटा उपग्रह मंगल ग्रह के पास है। मंगल ग्रह के पास कितने चंद्रमा की संख्या है, चंद्रमा यानी उपग्रह की संख्या कितनी है, 2 है। उसका नाम है फोबोस और डीमोस, जो कि आलू के आकार का गड्ढा आकार का है और इस पे गड्ढे हैं। फोबोस और डीमोस 2 उपग्रह है किसका, मंगल ग्रह का, और वहां पे गड्ढे हैं और ये आलू के आकार का है दोनों उपग्रह। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है आंतरिक ग्रह, सूर्य के बहुत नजदीक वाले ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, ये चट्टानों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, चट्टानों से। कौन कौन सूर्य से नजदीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों क्या है, आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, इंग्लिश में टेरेस्ट्रियल। ठीक है, टेरेस्ट्रियल और इनर प्लेनेट भी बोलते हैं किसको, इन चारों को, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मार्स, सॉरी पृथ्वी और मंगल, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इस चारों को इनर या टेरेस्ट्रियल प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये सूर्य से करीब है और ये चट्टानों के बने होते हैं, इसलिए ये क्या है, हमारा इनर प्लेनेट है। अब ये यहाँ पे क्षुद्र ग्रह है मंगल और बृहस्पति के बीच में। अब इसके बाद जो है 4 कौन कौन है, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, यूरेनस हो गया, और चौथा हमारा क्या है, नेपच्यून। ठीक है, यूरेनस का हिंदी हमारा अरुण होता है, क्या होएगा, अरुण, और नेपच्यून यानी वरुण। ठीक है, तो अरुण, वरुण, शनि और ये बृहस्पति। ठीक है, तो सन के से दूरी पे ये है, उससे दूरी पे ये है, उससे दूरी ये है, सबसे दूर हमारा फार्टेस्ट प्लेनेट कौन है, नेपच्यून यानी वरुण है। तो इन चारों को क्या बोला जाता है, जोवियन और आउटर प्लेनेट। जोवियन प्लेनेट JOVEAN, जोवियन प्लेनेट या आउटर प्लेनेट बोला जाता है इन चारों को। ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को क्या बोला जाता है, बृहस्पति ग्रह भी कहा जाता है। इस सबको क्या बोला जाता है, बृहस्पति से स्टार्ट है ये, इसलिए इन चारों को क्या बोला जाता है, बृहस्पति प्लेनेट, जोवियन प्लेनेट, आउटर प्लेनेट। ठीक है, और इस चारों को अंदर वाले चारों को क्या बोलते हैं, इनर प्लेनेट या टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। ठीक है, ये सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। ठीक है, और ये क्या है हमारा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि है। इसको हम क्या कर सकते हैं, ये 5 ग्रह हैं जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है। कौन कौन, मंगल हो गया, बुध हो गया, 2 हो गया, बृहस्पति हो गया, 3, शुक्र हो गया हमारा, 4, और हो गया हमारा शनि। ये 5 क्या है, नंगी आंखों से इन सबको देखा जा सकता है। ठीक है, इनको 5 ग्रह कौन कौन है जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, शुक्र, यानी जो सप्ताह के दिनों के नाम पे हैं। कौन कौन है, मंगल, बृहस्पति, शनि, शुक्र। ठीक है, ये सारे को 5 हैं जिनको हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं बृहस्पति के बारे में। ठीक है, बृहस्पति के बारे में क्या टॉपिक है हमारा, सूर्य के, अच्छा ये क्लियर हो गया चारों का। बुध 88 दिन लेता है सन का ऑर्बिट में घूमने में और अपने यहाँ 59 डेज लेता है। फिर आते हैं शुक्र, शुक्र 255 दिन लेता है सन का चक्कर लगाने में, अपना चक्कर पूरा करने में 243 दिन। पृथ्वी सन का चक्कर पूरा करने में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, लगभग 365 दिन 6 घंटे लेता है। जबकि अपना पूरा चक्कर करने में ये अपने एक्सिस पे घूमने में 24 घंटे यानी 1 दिन का वक्त लेता है। ठीक है, इसके पास चंद्रमा की संख्या यानी उपग्रहों की संख्या 1 है। ठीक है, मंगल ग्रह की बात आते हैं, इसमें ये सूर्य का चक्कर यानी सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाने में, सूर्य की कक्षा का जो चक्कर लगाता है 687 यानी 687 डेज में लेता है। जबकि अपने अक्ष में ये भी 1 दिन यानी 24 आवर में पूरा कर लेता है। इसके पास उपग्रहों की संख्या यानी नंबर ऑफ मून्स जो है, चंद्रमा की संख्या जो है 2 है, जिसका नाम है फोबोस और डीमोस, और ये आलू के आकार का है और यहाँ पे गड्ढे हैं। ठीक है, बृहस्पति के बारे में चलते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल में पूरा करता है। ठीक है, यानी पृथ्वी पे 12 साल जो होते हैं ना, उतना टाइम लेता है कौन, हमारा बृहस्पति, किसका चक्कर पूरा करने में,
बृहस्पति जो ग्रह है यानी जिसको जुपिटर बोलते हैं, ये हमारा जुपिटर है। जो जितना ज्यादा दूर होगा उसको ज्यादा वक्त लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा सूरज का चक्कर पूरा करने में, ठीक है। तो बृहस्पति दूर है जिस वजह से इसको लगभग 12 साल लग जाते हैं, ठीक है। लगभग 12 साल लग जाते हैं इसको किसका चक्कर पूरा करने में, पृथ्वी का चक्कर पूरा करने, सॉरी हमारा सूरज का चक्कर पूरा करने में। आगे क्या है, ये जो अपने अक्ष पे घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में पूरा करते हैं, कितना में, लगभग 10 घंटा, ठीक है। अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में, अपने अक्ष पे बृहस्पति को चक्कर लगाने में 10 घंटे, यानी सबसे कम समय कौन लेगा, ये सबसे साइज में सबसे बड़ा है। बृहस्पति जो है वो साइज में बहुत बड़ा है, ठीक है। जिसकी दूरी सन से तो दूरी के अनुसार इतना तो है, ठीक है। हमारे बुक में दिखाया गया इतना दूरी पे नहीं, लेकिन बहुत यहाँ से दूरी होने की वजह से सन के ऑर्बिट में चक्कर लगाने में इसको लगभग 12 साल यानी 11 साल 11 महीने लग जाते हैं, यानी लगभग 12 साल। और अपने एक्सिस में इसे यहाँ से चला और एक बार ऐसे पूरा कंप्लीट करने में इसको अपने अक्ष पे घूमने में, अपनी दूरी पे घूमने में इसको लगभग 10 घंटे लगते हैं। कितना लगते हैं, 10 आवर्स, ठीक है। यानी सबसे कम समय कौन लेता है, हमारा जुपिटर। साइज में सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो हमारा जुपिटर है। इसको सबसे कम टाइम लगता है अपने अक्ष पे घूमने में, लेकिन सन के अक्ष में घूमने में लगभग 12 साल 11 साल 11 महीने, ठीक है। और अपने अक्ष पे घूमने में 9 घंटा कितना लेता है, 9 घंटा 56 मिनट, मतलब लगभग 10 घंटा, ठीक है। चंद्रमा की संख्या लगभग कितना है, 53, ठीक है। आर्टिफिशियल अगर जोड़ा जाए तो 95 है, ठीक है। लेकिन टोटल क्या है इसमें, 53। टोटल नेचुरल कितने हैं, 53 है। अभी तक ज्ञात टोटल उपग्रहों की संख्या लगभग 95 है, जिसमें कुछ आर्टिफिशियल है कुछ नेचुरल है, लेकिन टोटल ज्ञात कितने हैं जिसका नामकरण किया गया है, तो इसमें टोटल 53 है, ठीक है। अब आते हैं हम शनि के बारे में, ठीक है। बृहस्पति के बारे में कुछ फैक्ट है कि जो बृहस्पति का द्रव्यमान होता है सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है, ठीक है। बृहस्पति का जो द्रव्यमान है सूर्य के द्रव्यमान का, जैसे बृहस्पति का जो मास होता है सूर्य के मास का लगभग 1000वां भाग है, ठीक है। आते हैं बृहस्पति हो गया, शनि पे आते हैं। सूर्य के सबसे ज्यादा वलय यानी रिंग की संख्या शनि के पास है, ठीक है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 29 साल 5 महीने में पूरा करता है शनि। कितने साल में, जो जितना दूर। अच्छा, बृहस्पति को लगभग 12 साल लगा और शनि को कितना टाइम लग रहा है, 29 साल 29 ईयर्स 5 मंथ, ठीक है। कितने साल, 29 ईयर्स 5 मंथ लगते हैं किसको, हमारे शनि को। किसका चक्कर पूरा करने में, सूरज का। सूरज क्या है, तारा है। शनि क्या है, ग्रह है। और सबको क्या होता है कि सन के ऑर्बिट में एक चक्कर पूरा करने में कितना वक्त लगता है ये देखना है, फिर वो अपने ग्रह पे कितने टाइम में लगाता है, ठीक है। और शनि के पास टोटल 7 रिंग है, ठीक है। वलय की संख्या इस पे कितनी है, वलय कहा जाए या छल्ला कहा जाए, शनि के पास 7 है, ठीक है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है, कौन, शनि, ठीक है। और यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। साइज में सबसे बड़ा पूछा जाए तो हमारा साइज में, दूरी के अनुसार ये बुक में यहाँ मेंशन किया गया, सबसे साइज में बड़ा तो बृहस्पति, उसके बाद हमारा साइज में सबसे बड़ा 1 नंबर पे हमारा बृहस्पति, 2 नंबर पे हमारा शनि हो गया साइज में, ठीक है। और यह पीले रंग के तारे के समान दिखाई देता है और इसकी विशेषता यह है कि यह वलय का बना होता है, ठीक है। वलय जो मोटा इसमें ये लगा हुआ है, ठीक है, रिंग। इसकी संख्या 7 है। इसका जो डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, सभी ग्रहों एवं जल से भी कम होता है। शनि का जो डेंसिटी होते हैं सभी ग्रह, जितने ग्रह हैं उनसे क्या होता है, ग्रह से और जल से कम होता है, यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सैटर्न है, शनि है, इसको जल में रखने पे ये तैरने लगता है क्योंकि इसकी डेंसिटी है बाकी सारे प्लेनेट से और वाटर से कम है, इस वजह से ये जल में तैरने लगता है, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, टाइटन है। क्या है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है।
जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा पहला उपग्रह कौन है? सबसे बड़ा उपग्रह तो गैनीमीड, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है, ठीक है। और शनि के पास सबसे ज्यादा उपग्रह की संख्या पूछा जाए, 8 प्लेनेट में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मून्स यानी नंबर ऑफ सैटेलाइट या उपग्रहों की संख्या, या तो वो चंद्रमा की संख्या पूछे किसके पास है, तो शनि के पास है, ठीक है। तो दूसरा सबसे बड़ा पूछा जाए किसके पास है, तो शनि के पास है, जिसका नाम है टाइटन, ठीक है। यह आकार में बुध के बराबर है। शनि और बुध का हमारा जो टाइटन है वो बुध के बराबर है, ठीक है। टाइटन की खोज कब किया गया था? 1665 में। इस टाइम में कोशिका का भी खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है, 1665 में। इसका खोज डेनमार्क का खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजेन ने किया था, ठीक है। शनि का जो टाइटन है, टाइटन सबसे बड़ा दूसरा उपग्रह है, और जो टाइटन का जो आकार है वो बुध ग्रह के आकार के बराबर है, और इसका खोज जो था डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजेन ने किया था 1665 में, ठीक है। इसका पृथ्वी जैसा स्वयं का क्या है? बहुत ही पास वाला वायुमंडल है, यानी इसके पास सघन वायुमंडल है पृथ्वी के जैसा। किसके पास? हमारे शनि के पास, ठीक है। इसके पास भी एक उपग्रह है जिसका नाम है फोबे। इसके पास मंगल के पास क्या है? हमारा फोबोस डिमोस, ठीक है। और ये शनि के पास एक उपग्रह है जिसका नाम है फोबे। इसकी कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है, ठीक है। फोबे नामक जो शनि का उपग्रह है, इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में ये परिक्रमा करता है, ठीक है। ये घूम रहा है और इसका जो उपग्रह है इसकी विपरीत दिशा में इसका परिक्रमा करता है, जिसका नाम है फोबे। और टाइटन जो है वो भी शनि का उपग्रह है, लेकिन ये सारे उपग्रहों में दूसरे नंबर पे इसकी स्थान आता है। पहला बृहस्पति का उपग्रह गैनीमीड है, दूसरा नंबर पे साइज में अगर देखा जाए तो टाइटन है, जो कि बुध ग्रह के इक्वल होता है। टाइटन उपग्रह जो कि शनि का एक उपग्रह है, 1665 में इसकी खोज की गई थी, ठीक है। तो शनि जो है सूरज का एक चक्कर पूरा करने में, उसका परिक्रमा करने में 29 साल 5 महीने लगाता है। अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 10 घंटे 40 मिनट, ठीक है, 10 घंटा 40 मिनट। और सन का परिक्रमा करने में 29 साल 5 महीने लगाता है। चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल और नेचुरल मिला के 146 है, 146। कब तक का रिकॉर्ड है ये? 1 दिसंबर 2023 तक का रिकॉर्ड है। 146 नंबर ऑफ मून्स शनि के पास है, जो कि 1 दिसंबर 2023 तक का डेटा है, ठीक है। इसमें जो है 53 के नामकरण किया गया है। कितना का नामकरण किया गया है? 53 का ही नामकरण किया गया है, ठीक है। 2020 में अगर देखा जाए तो बृहस्पति के पास कितना था? और टोटल यहाँ तो 53 दिया है, लेकिन 95 अभी हो गया है। बृहस्पति के पास 2020 में आर्टिफिशियल और नेचुरल मिला के टोटल 79 था। कितना था? 79 2020 में इसके पास था। और शनि के पास कितना था? हमारा ये था 2020 में 82 था शनि के पास, और बृहस्पति के पास 79 था। 2020 का आंकड़ा है। और 2023 दिसंबर की बात है, तो यहाँ में बृहस्पति के पास 95 हो गया है और 146 शनि के पास हो गया है 2023 में। और 20 में पूछा जाए दोनों के पास, बृहस्पति और शनि, आर्टिफिशियल और नेचुरल सैटेलाइट कितने थे? तो बृहस्पति के पास 79 थे, जबकि इसके पास 82 था, ठीक है। और अरुण के पास यानी यूरेनस के पास 27 था, ठीक है। आगे आते हैं, हमारा शनि कंप्लीट हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, आते हैं हम यूरेनस यानी अरुण। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरा करने में 84 ईयर, कितना सा लगता है? 84 ईयर लगता है। किसको? सन का एक परिक्रमा पूरा करने में यूरेनस को 84 ईयर यानी अरुण को। अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 17 घंटे 14 मिनट लगता है। कितना? 17 घंटे 14 मिनट। चंद्रमा की संख्या कितनी है? लगभग 27, लेकिन अब कितना हो गई है? लगभग 28, जिसमें से 10 को क्या है? 10 नियमित है और 18 नियमित है और 10 क्या है? अनियमित है, ठीक है। आते हैं नेपच्यून, ठीक है।
यानी वरुण, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 164 साल। अच्छा, सबसे ज्यादा कौन टाइम लिया? बुध ग्रह को सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करने में 88 दिन लगा, जबकि नेपच्यून, बुध सबसे पास में था और नेपच्यून सबसे दूर में है, जिस वजह से इसको कितना टाइम लग गया? 164 ईयर्स। अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 16 घंटे 7 मिनट लगते हैं। ठीक है, चंद्रमा की संख्या इसमें 13, लेकिन अब कितना हो गया? 14। ठीक है, बुध सबसे पास में है, ठीक है, सन के, तो इसको 88 दिन लगते हैं बुध का सन का चक्कर लगाने में, जबकि हमारा नेपच्यून सबसे दूर में है, तो इसलिए इसको कितना सा लगता है? 164 ईयर्स। ठीक है, किसको लगता है? हमारे नेपच्यून को। और यूरेनस को कितना लगता है? 84 ईयर्स। ठीक है, शनि को कितना लगता है? हमारा जो शनि ग्रह है इसको 29 साल 5 महीने लगते हैं, 29 ईयर 5 मंथ। ठीक है, तो जो जितना ज़्यादा दूर होगा उसको ज़्यादा टाइम लगेगा उसका चक्कर पूरा करने में। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा डेटा के साथ जो बताया अभी तक, नंबर ऑफ मून्स और उसका परिक्रमण और अपने अक्ष पे क्या परिभ्रमण और परिक्रमण का जो काल था, कितना टाइम किसको लगता है, कौन से ग्रह का। आई होप क्लियर हुआ होगा इस चार्ट से। अच्छा, बाह्य ग्रह, ठीक है, उसको आउटर प्लेनेट या जोवियन प्लेनेट भी बोलते हैं। कौन कौन है? उसको बृहस्पति ग्रह भी बोलते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये चारों बृहस्पति ग्रह या जोवियन ग्रह या आउटर प्लेनेट है। सूर्य से बहुत दूर है और ये बहुत बड़े आकार के हैं और ये गैस और तरल पदार्थों के बने हैं, जबकि आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने हैं। ये चट्टान के बने हैं और ये गैस एवं तरल पदार्थों से बने हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ पे क्या आप जानते हैं, थोड़ा देखते हैं। बॉक्स वाला ध्यान देने वाली बात होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। किसको कहा जाता? जो रोमन कहानी था उसमें सोल वर्ड जो था सूर्य देवता के लिए यूज होता था। ओके, सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। सौर शब्द का क्या अर्थ है? सूर्य से संबंधित। ठीक है, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा टॉपिक देखते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? ठीक है, मून क्या है? MOON, मून, चंद्रमा, जो कि एक उपग्रह है। किसका उपग्रह है? हमारे पृथ्वी का एक उपग्रह है। कौन? हमारा मून जो है वो पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। कहने का मतलब जो सूरज था, ठीक है, सूरज एक तारा है और इसका चक्कर कौन लगाता है? सूरज का चक्कर हमारा वो सारे 8 प्लेनेट लगाते हैं। और 8 प्लेनेट के जो इसमें से 2 ऐसा प्लेनेट है जिसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है, नंबर ऑफ मून्स नहीं है, यानी मून की संख्या है ही नहीं, मून है ही नहीं। बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह है जिसके पास उसका कोई उपग्रह नहीं है। लेकिन पृथ्वी हमारी जो है, पृथ्वी एक प्लेनेट है, ये भी एक ग्रह है जो अद्भुत ग्रह है, एक यूनिक है, जिस पे पूरी दुनिया बसी हुई है, लाइफ एग्जिस्ट करता है, मानव जीवन इस पे संभव है, मानव जीवन इस पे निवास करता है। और पृथ्वी का एक उपग्रह जो कि एक नेचुरल सैटेलाइट जिसको हम चंद्रमा बोलते हैं। और ये उपग्रह जो होते हैं ग्रह का चक्कर लगाते हैं। सन का चक्कर प्लेनेट लगाते हैं, ग्रह लगाते हैं, और ग्रह का चक्कर उपग्रह लगाते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है और ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है चंद्रमा। ठीक है, यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं। ठीक है, जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं, उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, कुछ अपने चंद्रमा है यानी उपग्रह है। ठीक है, पृथ्वी के अलावा और 7 तो ग्रह है ना, 8 टोटल 8 है, तो पृथ्वी हमारी हो गई, 7 अन्य प्लेनेट है। और वो भी क्या करता है? सभी सारे सूर्य यानी सन एक स्टार है, तारा है, और इससे प्रकाश लेता है, ऊष्मा लेता है। और उसके पास कुछ के पास यानी 2 छोड़ देंगे, किसको पृथ्वी के पास तो एक है ही जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और बुध और शुक्र के पास होता नहीं है। बाकी 5 प्लेनेट है जिसके पास भी क्या है? चंद्रमा है यानी उपग्रह है। क्लियर हुआ? आते हैं सौरमंडल।
सौर मंडल किसको बोलते हैं? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। यानी सौर मंडल क्या है? सूर्य सहित 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सारे मिलके क्या करेंगे? सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये सारे सौर मंडल के अंतर्गत आते हैं। उससे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया क्या होता है? सूर्य होता है। सौर मंडल का मुखिया क्या है? सूर्य, और इसके केंद्र में स्थित है। ठीक है, आते हैं हम सूर्य के बारे में पढ़ने, क्योंकि ये मुखिया है तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ठीक है, यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। ठीक है, बिकॉज ये तारा भी सन इज अ स्टार, नॉट प्लेनेट और नॉट सैटेलाइट। ठीक है, इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। ठीक है, सूर्य, अच्छा, खिंचाव बल जो होता है, सन के पास जो ग्रेविटी होती है वो उसको एक जगह बांधे रखता है, ना कि चारों तरफ, या जो भी प्लेनेट है, सैटेलाइट है और उल्का पिंड है या क्षुद्र ग्रह है वो इधर उधर नहीं भागने लगते, क्योंकि सौरमंडल में जो सूर्य जिसका मुखिया होता है इसके पास ऐसा बल, खिंचाव बल होता है जो सबको बांधे रखता है, यानी पूरे सौरमंडल को बांध के रखता है। ठीक है, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। ठीक है, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य और पृथ्वी के दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर, यानी 150 मिलियन जो दिया हुआ था पीछे के चार्ट में। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा बॉक्स में देखते हैं शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए गैर शब्द हो सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। जियोग्राफी क्या है? जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। जियोग्राफी मतलब पृथ्वी का विवरण। ठीक है, और यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना, जिसमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया मतलब होता है लिखना। ठीक है, आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने। यहाँ पे है जियोलॉजिया यानी पृथ्वी का अध्ययन। लॉजी वर्ड आते हैं स्टडी, लॉजी LOGIA। ठीक है, लॉजी बोले या लॉजिया बोले यानी स्टडी यानी अध्ययन करना। जियो में लॉजी जोड़ देंगे तो जियोलॉजी हो जाएगा। जियो में मेट्री जोड़ देंगे तो जियोमेट्री हो जाएगा। जियो में ऑइड जोड़ देंगे तो जियोइड हो जाएगा। ठीक है, तो जियोलॉजी यानी पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री यानी पृथ्वी का मापन, मेजरमेंट, मेट्रिया यानी मेजरमेंट, लॉजिया यानी स्टडी, जियोइड, ठीक है, OEIDS, जियोइड्स मतलब पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ठीक है, ओइड्स यानी साइज, मेट्रिया यानी मेजरमेंट, लॉजिया यानी स्टडी। तो जियो का यानी भूमि का यानी पृथ्वी का, लॉजी करना यानी स्टडी करना, पृथ्वी का अध्ययन करना यानी जियोलॉजी। जियोमेट्री पृथ्वी का मापन, जियोइड्स मतलब पृथ्वी के आकार के अनुरूप जियोइड्स। ठीक है, आते हैं हम ग्रह पे। हमारे सौरमंडल के में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। इंग्लिश में मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, हिंदी में इसको अरुण बोलते हैं, इसको वरुण बोलते हैं। ठीक है, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है। माई यानी M से मरकरी, V से वेनस। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो इसमें जो डार्क कलर में, जो रेड कलर में दिया गया वो प्लेनेट का पहला लेटर है। M से मरकरी, V से वेनस, E से अर्थ, M से मार्स, J से जुपिटर, S से सैटर्न, U से यूरेनस, N से नेपच्यून। ठीक है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, इसका जो डार्क कलर जो रेड में है वो प्लेनेट का पहले नाम को इंडिकेट करता है, प्लेनेट का पहला लेटर है। ठीक है, आते हैं आगे। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है,
अब ये नहीं कि कहीं भी चक्कर, एक निश्चित पथ होता है उसी पे सूर्य का चक्कर लगाना है इन लोगों को। ये राष्ट्र दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। कहाँ फैले हुए हैं? दीर्घवृत्ताकार में। इसे क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पे थोड़ा एक बार नजर डालते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? ऑप्शन क है वृत्तीय पथ पे, ऑप्शन ख है आयताकार पथ पे, ऑप्शन ग है दीर्घवृत्ताकार पे। तो हम किस पे मारेंगे टिक? दीर्घवृत्ताकार पथ पे सूर्य ग्रह, सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए और इसी का चक्कर सौरमंडल के सभी 8 ग्रह लगाते हैं। ये कक्षा कहलाते हैं, ठीक है। कक्षा यानी सन का ऑर्बिट, ठीक है। बुध सब सूर्य से सबसे नजदीक है, ठीक है। लेकिन पूछा जाए कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है तो शुक्र बोलेंगे, ठीक है। बुध नहीं बोलेंगे। सन के सबसे नियर में मरकरी है यानी बुध ग्रह है, बट वो सबसे गर्म ग्रह यानी हॉटेस्ट प्लेनेट नहीं कहलाएगा। सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट हमारा कौन होगा? वीनस यानी शुक्र होगा। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। कितना दिन लगता है? 88 दिन। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। क्यों माना जाता है? पृथ्वी का ट्विन यानी अर्थ का ट्विन कौन है? अर्थ ट्विन किसको माना जाता है? वीनस यानी शुक्र ग्रह को, क्योंकि जो इसका आकार है और आकृति है लगभग अर्थ के ही इक्वल है, पृथ्वी के समान ही इसका क्या है? शेप एंड साइज है, ठीक है। पृथ्वी का जो आकार है वो शुक्र के आकार यानी शुक्र का जो है पृथ्वी की जुड़वा बोला जाता है, क्योंकि उसका जो शेप एंड साइज है वो किसके आकार बराबर है? किसके बराबर है? हमारे पृथ्वी के बराबर है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पृथ्वी की जुड़वा ग्रह बोला जाता है। किसको? शुक्र को। किस किस में इक्वल है हमारा? जो शुक्र है वह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। किस किस में? आकार हो गया, उसका जो डायमीटर होता है, उसका डेंसिटी है, वो सारे अर्थ के ही समान है। इस वजह से ये पृथ्वी की क्या कहलाती है? जुड़वा बहन कहलाती है और पृथ्वी के सबसे निकट का भी ग्रह है, ठीक है। और शुक्र के बारे में और क्या कहा जा सकता है कि इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्लॉकवाइज क्या करता है? चक्कर लगाता है, ठीक है। शुक्र के बारे में अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, ठीक है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313, ठीक है, ये क्या है? खगोलीय पिंड है। सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं। अच्छा, बौने ग्रह का एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएगा? 2003 UB 313, सीरस, प्लूटो, ये तीनों बौना ग्रह ड्वार्फ प्लेनेट है, ठीक है। इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, किसको? प्लूटो को, ठीक है, क्योंकि ये बौना ग्रह के अंतर्गत रखा गया अगस्त 2006 में जो बैठक हुआ अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब थोड़ा बॉक्स में ध्यान देते हैं। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आइए क्वेश्चन तैयार होता है, खगोल शास्त्री किसे कहते हैं? तो खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। खगोलीय पिंड और उनकी गति के बारे में, गति के संबंध में जो भी अध्ययन स्टडी किया जाता है उसको उन्हीं लोगों को खगोल शास्त्री कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। आते हैं आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट भी क्या है? खगोल शास्त्री थे प्राचीन भारत के। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। जितने भी ग्रह हैं, क्योंकि ग्रह के पास और जो चंद्रमा है उनके पास और उपग्रह हैं उनके पास कोई अपना खुद का प्रकाश नहीं होता। सूर्य से परावर्तित जो प्रकाश होता है उसी वजह से वो चमकते हैं। आज विश्व के सभी, ऐसा किसने कहा था? जो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री जो कि प्राचीन भारत के थे जिनका नाम था आर्यभट्ट, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। पृथ्वी, ठीक है, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। पहला क्या है? मरकरी, दूसरा है वेनस, तीसरा है अर्थ, ठीक है। तो तीसरा सबसे दूर पे रहने वाले ने दूरी पे स्थित ग्रह है हमारा पृथ्वी। आकार में यह पांचवा सबसे, साइज में पूछा जाए तो
5वां है। ठीक है, पहला नंबर पे कौन है हमारा, पहला नंबर पे आकार में कौन है सबसे बड़ा। पहला नंबर में पूछा जाएगा कि आकार के अकॉर्डिंग पूछा जाए कि आकार में सबसे पहला नंबर पे आता है हमारा बृहस्पति, दूसरा नंबर पे शनि, तीसरा नंबर पे अरुण, चौथा नंबर पे वरुण, 5वां पे पृथ्वी, 6ठा पे शुक्र, 7वां पे मंगल, 8वां पे बुध। क्योंकि बुध जो ग्रह है वो सबसे आकार में सबसे छोटा ग्रह है। क्या है, बुध में सबसे छोटा हमारा बुध है, और सबसे बड़ा पूछा जाए तो बृहस्पति है। और पृथ्वी का जो साइज है आकार में अगर देखा जाए तो 5वां नंबर पे है। ठीक है, और दूरी के अनुसार, सन से दूरी के अनुसार तो तीसरा नंबर पे आएगा। और आकार में पूछा जाए, आकार में इसकी मतलब क्या है स्थान, तो 5वां स्थान पे है। और दूरी के अनुसार क्या है, तीसरे स्थान पे है। ठीक है, यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। जो हमारा पृथ्वी है उसका जो ध्रुव होता है, 2 ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, वहां पर थोड़ा सा चपटा हुआ है, यानी टिल्टेड है। ठीक है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है, क्योंकि वो ध्रुवों के पास थोड़ा सा चपटा हुआ है, जिस वजह से पृथ्वी का जो आकार होता है भू आभ कहा जाता है उसके आकार को। भू आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। आते हैं आगे। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। और लाइफ एग्जिस्ट कहाँ कर सकता है, अर्थ पे ही एग्जिस्ट करता है। वो सारे परिस्थितियां जो कि लाइफ के लिए पॉसिबल है वो सारे हमारे अर्थ पे ही प्रोवाइड होता है। ठीक है, पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। ठीक है, यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पानी भी है, वायु भी है, जिस वजह से हमारा लाइफ यहाँ एग्जिस्ट करता है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस है, जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। क्या है, वायु में हमारा ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, यूनिक प्लेनेट माना जाता है। किसको, यही सब जो परिस्थितियां हैं, जो क्या होता है हमारे अर्थ पे प्रोवाइड हमें होती है, ये इस वजह से इस अर्थ को हमारा यूनिक प्लेनेट बोला जाता है। ठीक है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसे दिखाई देती है, नीले रंग की। जब हम स्पेस से देखेंगे अर्थ को, स्पेस किसको बोलते हैं, सी लेवल यानी सागर तल से 100 किलोमीटर ऊपर की जो ऊंचाई होती है उसको हम स्पेस यानी अंतरिक्ष बोलते हैं। सागर तल से